मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जामिनेशन की दृष्टि से हम लोग ये कह सकते हैं, खास करके जो इस समय एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनके लिए तो यह एक रामबाण की तरह है। तो इस सेशन को सभी के सभी लोग जरूर अटेंड करें। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का हमारा जो सेशन है वह किस पर है, तो केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में, यानी उन पर आधारित जो प्रश्न है वह आने वाले जो प्रश्न है आपके एग्जाम में उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश किसे कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को दिया है कि भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, ठीक है, किसे कहा जाता है। तो इन चार ऑप्शन दिए आपको। पहला ऑप्शन दिया है कि मुंबई को कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, चंडीगढ़ को कहते हैं, दिल्ली को कहते हैं या फिर लखनऊ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी भारत में कितने हैं। 7 हैं यूनियन टेरिटरी, 8 हैं, 9 है या फिर 10 है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्तमान समय में भारत में कुल मिलाकर के 8 यूनियन टेरिटरी है। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी 8वां जो बना है वह कौन सा बना है, तो यहाँ पे देखिए 8वां जो टेरिटरी बना है वह कौन सा बना है, तो दादरा और नागर हवेली एवं दमन दीव, ये जो है इनको मिला करके ही 8वां हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको बता दें कि जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था तो उस समय टोटल मिला करके 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, कितने थे, 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन ठीक 4 महीने के बाद दादरा और नागर हवेली को मिला दिया गया और उसके साथ दमन और दीव, इन दोनों जो प्रदेश थे केंद्र शासित प्रदेश, इनको मिला दिया गया। इसलिए कुल टोटल मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अब यहीं पे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी कब घोषित किया गया, यानी कब डिक्लेयर किया गया। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 5 जुलाई 2019 या फिर 31 नवंबर 2019 को घोषित किया गया। तो ध्यान से यहाँ पर अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि जब 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी के द्वारा जम्मू कश्मीर अध्यादेश 2019 लाया गया था, तो उसी समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का वहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक धारा थी, उस धारा को खत्म किया गया था। तभी से वहां पर 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। अब लागू कब किया गया था ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न नंबर 4 बहुत ही सिंपल है और जो तीसरा प्रश्न है उसका एक आंसर के रूप में भी आप लोग देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए दिया है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब प्रभावी माना गया, यानी कब ये मान लिया गया कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर देखिए 31 अक्टूबर 2019 पहला ऑप्शन दिया है, 31 नवंबर 2019 दूसरा ऑप्शन दिया है, 31 दिसंबर 2019 तीसरा ऑप्शन दिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुए थे, लेकिन ये लागू यानी कब प्रभावी माना गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका 31 अक्टूबर 2019, यानी 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी मान लिया गया था। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको एक चीज याद आएगी कि थंबनेल में यही प्रश्न को लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि दादरा और नगर हवेली और दमन दीव का विलय कब हुआ था। एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एक बहुत ही कठिन तरीके से पूछ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं कि ये सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दादरा और नगर हवेली और दमन दीव का विलय जो हुआ था वह कब हुआ था, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि 15 अगस्त 2020 को, 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2021 को, या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो अगर ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को तो आपको याद भी आएगा कि यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया था कि 26 जनवरी 2020 को क्या किया जाएगा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को विलय कर दिया जाएगा। और इसका विलय करने का कारण यह बताया गया था कि वहाँ पे जितने भी प्रशासनिक कार्य है वह और भी तेजी से होने लगेंगे, क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनको विलय किया गया था। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है। ठीक है, अगर आप लोग उपराज्यपाल नहीं जानते तो आप लोग को यहाँ का मुख्यमंत्री मालूम होगा, और मुख्यमंत्री का हमेशा झगड़ा होता रहता है किससे, उपराज्यपाल के, दिल्ली के। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि देवेंद्र कुमार जोशी, मनीष सिसोदिया और अनिल बैजल, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो जो मनीष सिसोदिया जी हैं वह दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर वो दिल्ली के हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तो जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी अनिल बैजल वहां पे क्या है, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल है। प्रश्न नंबर 7 जो दिया हुआ है वह 2020 के यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूपी बीएड 2020, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यूपी बीएड 2020 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न था कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 1639 में, 1911 में, 1947 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो उचित और सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है, 1911 में अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता से दिल्ली लाया गया भारत की राजधानी। लेकिन 1947 में क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पूर्ण रूप से भारत की राजधानी किसे माना गया, दिल्ली को। वही अगर बात करें 1639 में तो यहाँ पे जो अकबर काल के जो भी थे, ठीक है, यानी कि मुगल शासक जो थे उन्होंने भी अपनी राजधानी क्या किया था, दिल्ली को ही माना था। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपने आंसर बताइएगा कि कौन सा इसमें सही है। लेकिन अगर उचित और सही आंसर बात करें जो कि यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया गया था, उन्होंने माना था कि 1911 इसे माना गया है। लेकिन अगर आप किसी भी पेपर में देखेंगे या तो बहुत सारे जो ऑनलाइन क्विज होते हैं उसमें यह भी माना गया है कि 1947 जो है वह सही आंसर होगा। तो चलिए ये बात की बात है, लेकिन जो सही आंसर होगा अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप सही आंसर किसको लगाएंगे, 1911 को लगाएंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए यहाँ पर दिया है कि किस राज्य को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिटी ब्यूटीफुल किस केंद्र शासित प्रदेश को कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लखनऊ और चंडीगढ़। यह प्रश्न मेरा सबसे पसंदीदा प्रश्न भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चंडीगढ़ है उसे क्या कहा जाता है, सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। उसके साथ साथ एक चीज़ और बता दें आपकी जानकारी के लिए कि चंडीगढ़ में एक ही लोकसभा की जो सीट है, क्या है, एक ही लोकसभा की सीट है, और वहाँ से जो लोकसभा की सीट से सांसद हैं वह कौन है, किरण खेर है। कौन है, किरण खेर, जो कि अनुपम खेर की वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पर किरण खेर एकमात्र सांसद के रूप में चुनी गई है। कहां से, चंडीगढ़ से। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां पर है। और यह जो प्रश्न है यह पूछा गया था यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि यह किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं आपको कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में, पोर्ट ब्लेयर में, दिसपुर में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो ही रही है तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि उसके वर्तमान जो राज्यपाल हैं वह कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है देवेंद्र कुमार जोशी, अनिल बैजल, बीपी सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर और उचित आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, यानी कि देवेंद्र कुमार जोशी, इनको डीके जोशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर डीके जोशी आ गया तो भी आपका यही आंसर सही होगा। अब प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं कि दिया हुआ है कि
चंडीगढ़ के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि चंडीगढ़ में उपराज्यपाल नहीं होते हैं। क्या? उपराज्यपाल नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? प्रशासक यहाँ पे होते हैं। क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। अब आप लोग बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि प्रशासक और उपराज्यपाल में क्या अंतर है? ये आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है गिरीश चंद्र मुर्मू, बीपी सिंह, मनोज सिन्हा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा? बी, यानी कि बीपी सिंह चंडीगढ़ के वर्तमान प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि दादरा और नगर हवेली और दमन दीव के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दादरा और नगर हवेली और दमन दीव का विलय हुआ था कब? 26 जनवरी 2020 को। तो उसके बाद जो वहां पर राज्यपाल है ना, राज्यपाल नहीं सॉरी उपराज्यपाल, वह कौन है उनके बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रफुल्ल खेड़ा, अनिल बैजल, बीपी सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी यहाँ के क्या हैं? वर्तमान उपराज्यपाल हैं। अनिल बैजल कहाँ के उपराज्यपाल हैं? तो दिल्ली के हैं। और बीपी सिंह की अगर बात करें तो वह कहाँ के उपराज्यपाल हैं? चंडीगढ़ के हैं। और चंडीगढ़ के सांसद कौन है? तो किरण खेर जी हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक, प्रशासक ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप में प्रशासक होते हैं, उपराज्यपाल नहीं होते हैं। प्रशासक कौन है? राधा कृष्ण माथुर है, दिनेश्वर शर्मा है, प्रफुल्ल पटेल है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? आप लोग अपने आंसर भी देते रहिए। तो सही आंसर है आपका प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल खोड़ा, यही है। ये लक्षद्वीप के भी हैं और कहाँ के हैं? दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों जगह के ये क्या है? प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर टी.एस. सौंदरराजन, मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर टी.एस. सौंदरराजन पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? ये आपको बताना है। मनोज सिन्हा अरोड़ा, राधा कृष्ण माथुर, मनोज सिन्हा, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनोज सिन्हा इस समय जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। और जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल का भी इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके पहले जो थे वह कौन थे? यह आपको बताना है अपने कमेंट बॉक्स में कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? दिनेश्वर शर्मा है, मनोज सिन्हा है, राधा कृष्ण माथुर है, या प्रफुल्ल पटेल जी हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर के माथुर, जिनका पूरा नाम है राधा कृष्ण माथुर, लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि सबसे कम आबादी वाला यूटी कौन सा है? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे कम आबादी वाला यूनियन टेरिटरी लद्दाख है। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, महाराजा हरीश सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। अगर हम बात करें कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वह कब से थे उपराज्यपाल, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? कि जब से यहाँ पे लागू किया गया था, क्या लागू किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। तो 31 अक्टूबर 2019 से गिरीश चंद्र मुर्मू पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत हुए, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी है, या फिर लक्षद्वीप है। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ही, लेकिन सबसे कम आबादी वाला भी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसका नाम है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि
लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है, लेह है, कवरत्ती है या फिर जम्मू है? तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवरत्ती यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी के रूप में हम लोग जानते हैं उसे। आई होप आप लोग को आज का जो केंद्र शासित प्रदेश पर आधारित प्रश्न उत्तरी थे वह पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हमारा चैनल तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले दिन इसी समय इसी टाइम।